कहानी का नाम है मिट्टी के बबूए। रीगल बिल्डिंग के किनारे खड़ा था बाबू, जूता पॉलिश एकदम चमचमाचम। मुझे झटका लगा। क्या मेरा जूता सचमुच गंदा हो गया है? मुझे हो क्या गया है? मैंने क्यों उसे डांट दिया? नहीं नहीं, जूता पॉलिश नहीं चाहिए। फिर दूसरे, तीसरे कईयों को डांटते हुए मैं स्टैंडर्ड के दरवाजे पर जाकर जड़ हो गया। लोग हंस रहे थे। बैरा सामने की कार में काफी पहुंच जा रहा था। पीछे से सजा धजा गदराया हुआ एक बच्चा कन्फेक्शनरी से भागकर बाहर सड़क पर आ गया था। उसके पीछे पीछे एक बारीक आवाज, बेबी सुन बेबी। कभी कभी बोली की तीखी आवाज, कभी लयदार आवाज, एक आना दो, आना कंखी, फेंक दो, मोड़ दो, नहीं टूटेगी। भीड़, कोलाहल और इस सब से दूर रीगल के पोस्टर के नीचे मैं जा खड़ा हुआ। आवाज़ें गूंजती रही। बगल में खड़े लड़कों के झुंड में सिगरेट के धुएं के छल्ले बनते रहे। मैं सबसे अलग पड़ गया, जैसे कोई मुझे भीतर खींच लिए जा रहा हो। शाम का पहला पहर। लॉन पर दो कुर्सियाँ, बीच में एक टेबल। एक कुर्सी पर शगुन बैठी थी, उदास, थकी। उसकी साड़ी कंधे से खिसकती और बाएं हाथ की उंगलियां बाल्ड हेयर में छल्ले बनाती। सामने की कुर्सी पर बैठा हुआ मैं उसकी अंगुलियों की हरकत से अब ऊब गया था। अस्त व्यस्त दाग के बावजूद उसके ब्लड बॉल्ड हेयर संवारे हुए थे। मेरी कुर्सी के हत्थे पर एकाएक हाथ मारते हुए शगुन ने पूछा, तुम्हें लिखना आता है मानव? मैं अचकचा गया। ऐसे प्रश्न की या शकुन से किसी भी तरह के मुझे प्रश्न की मुझे आशा न थी। मैं बेमन इधर उधर देखने लगा। लॉन की हरियाली, किनारे किनारे मेहंदी के तराशे हुए पौधे, प्रकाश के अनगिनत अंतराल। हमारी कुर्सी के बगल में रात की रानी के फूल थे। अनायास अपने बालों की तरह शगुन उनसे भी खेलने लगी। कल रात काफी देर तक खुली हवा में रात की रानी की मादक गंध में मैं बहुत देर बैठा और बहुत सारे काम कर गया। एक प्रकाशक ने कहा था, मानव जी कल तक दे दो, बड़ी मेहरबानी होगी। मोलियार का नाटक है, मैंने अंग्रेजी से अनुवाद करा लिया है। आप इसकी भाषा सुधार दो, चाहो तो यहाँ वहाँ से कुछ निकाल भी दो। मैंने खिसियानी हंसी हंसते हुए प्रकाशक को अनेक बार देखा है, लेकिन कल मैं उसे देखकर उसकी बातों का उत्तर देने में असमर्थ रहा। मैंने सामने किताबों के रैक की ओर देखते हुए कहा था, देखो बेकारी में कुछ तो करना ही है, चलो यही सही। और रात भर में मैंने मोलियार के नाटक का संशोधन किया, फिर दिन भर घूमता रहा बेकार। शगुन बगले बगल के बंगले में रहती है। आज फिर उसने पूछा, तुम लिखना जानते हो? और मैं अपनी उसी खोई हुई कुछ अलहट हंसी के साथ वह अपने कमरे में चली गई। आकाश, लॉन, तराशी हुई किनारे की मेहंदी, चौराहे और न जाने क्या क्या। मैं कब तक देखूं? सब जगह एक रहस्यमयी अलहट हंसी मेरे सामने खड़ी हो जैसे। चौराहे पर
लाल, पीली और हरी रोशनी है। एकाएक पूरा रास्ता लाल रोशनी के पीछे जम गया है। भरी पूरी बसें, अनेकानेक चेहरे, मोटरों से चमकती हुई उत्सुक आंखें, स्कूटर की चीख, सब जैसे जमी हुई सड़क की बस्ती हो। फिर हरी रोशनी और एक बहाव के साथ सब खो जाता है। केवल तेज भागती हुई सवारियां, मोटरें, बसें और कोलाहल। कहीं चिकनी साफ अदब की गंध और कहीं सफ़ेद पोश गंभीर नागरिकता। सारे चेहरे अपरिचित होते हुए भी जाने क्यों परिचित लगते हैं। बाद में शकुन ने मुझे कमरे में बुलाया था। शाम दरख्तों तक चुग आई थी। रास्ते के बिरल प्रकाश स्तंभ और उसके गले उसके तले बस की प्रतीक्षा में खड़ी हुई भीड़ मेरे दिमाग में थी। गग्गुल शास्त्री उस समय बाहर थे। शगुन अकेली थी। मुझे ड्राइंग रूम में बैठा कर वो बगल के कमरे में गई और आदम कद शीशे के सामने खड़े होकर उसने अपने बाल संवारे, होंठों को रंगा, पाउडर लगाया और भी वह बहुत कुछ करती रही। फिर बगल के कोच पर आराम से बैठते हुए उसने कहा, तुम्हें मेरी कहानी लिखनी चाहिए माना। मैं कमरे में ऊब रहा था और वह भीतर के कमरे से बाहर और बाहर के कमरे से भीतर आने जाने में व्यस्त थी। काशी में मैंने बीसों बार कुम्हारों को देखा है। कच्ची छोटी झोंपड़ी, सामने बड़ा उठा हुआ चौतरा, कुम्हार दाई और चाक के पास बैठा है। चाक चल रहा है, बगल में गुथी हुई मिट्टी रखी है। उस दिन चाक पर सकोरा बन रहा था। कुम्हार का 10 साल का छोटा लड़का माहेसुआ वही मिट्टी से खेल रहा था। उसने मिट्टी सांचे पर थोप कर दबा दी थी। उसका सांचा बबुआ का था। बबुआ पालथी मारे बैठा हुआ था। उसका शरीर गदराया हुआ था। भरे भरे गालों वाला खुशनुमा बबुआ। मैं बहुत देर तक देखता रहा। महेशुआ के आसपास कतार में खड़े थे बबुए। कभी कभी उसकी छोटी बहन रमिया कोई मिट्टी का बबुआ उठा लेती। महेशुआ चीखता, रख दे, अभी इससे तपाना है। रमिया रोती, वो चुप कराता, मैं अभी बबुआ को तपा देता हूँ। रमिया बाप से शिकायत करती। कुम्हार एक सहज हंसी हंस देता। अपने अभ्यस्त हाथों से कुम्हार बारीक तागे से मिट्टी के लोथे के ऊपर से सकोरा अलग करता और रेत में संभाल कर रख देता। कुम्हार की हंसी, महेशुआ का सांचा और अनेक जमीन पर कुल्हड़, बबुए और कच्ची आकृतियाँ मुझे याद आती रही। बचपन में मैं सच्चे बबुओं को कई बार तोड़ चुका हूँ। महेशुआ मुझे बबुए बनाना सिखाता था और मैं रमिया के साथ बबुए तोड़ा करता था। महेशुआ फिर मेरा मित्र बन गया। वो मेरे साथ पहले पहल स्कूल गया। मां से झगड़कर मैं उसके लिए स्लेट लाया। महेशुआ के पिता के चेहरे पर तब मैंने एक खुशी देखी थी, प्यारी पवित्र खुशी। रमिया मिट्टी के काम धाम छोड़कर मुझे देखती रही और मैं मिट्टी के पुतले की तरह उसके सामने बैठा रहता। जड़ कभी वो जिद करती कि मैं उसे हवा में उछाल दूं, उठाकर मैं फेंकूं, फिर लोगों और ढाकों से
किलकारियों से वो वातावरण को भर दे। ऐसे समय माहेसुआ मुझे बहुत समझदार लगता। वो मेरी पीठ पर हाथ भरते हुए कहता, कहीं मिट्टू के बबुए की तरह तोड़ न देना। और कहते कहते संकोच में उसकी आंखें झुक जाती। झुकी हुई आंखों से वह अपना वाक्य पूरा करता, ये टूटी तो मैं नहीं बनाऊंगा। मैं रमिया को कंधे से उतार देता। वह नीचे उतरकर नाराजगी में मिट्टी के कच्चे बबुए तोड़ देती। कच्ची मिट्टी को आकार बदलते कितनी देर लगती है। वह फैल कर गोबर का चौथ बन जाता। फिर वह खूब हंसती और मुझसे कहती, फेंको मुझे हवा में, मैं माहेसुआ का बबुआ बिगाड़ दूंगी। माहेसुआ बहुत समझदार हो गया था। पहले दिन ही वो स्कूल से भाग आया। मैं नहीं पढ़ता, मास्टर मारता है। स्कूल में साफ सुथरे कपड़े चाहिए, मैं तो खिलौने बनाऊंगा। वह फिर स्कूल कभी नहीं गया। उसके साथ मैं फिर भी लगा रहा। वो मेरे सामने मिट्टी के कच्चे खिलौने सजाता, उन्हें आग में दबाता और फिर रमिया के साथ मिलकर उन्हें रेंगता। अकेले में कुम्हार की कहानी मैं क्यों याद करता रहा नहीं जानता। लेकिन जब दूसरी बार शगुन मुझसे मिली और मेरे सामने आकर फिर उसी अल्हड़ हंसी के साथ बेझिझक खड़ी हो गई, मैं सक पका कर कह देता, शगुन तुम बिल्कुल तपाई हुई मिट्टी का खिलौना हो। तपाई हुई, मैंने जोर देते हुए कहा। उसने मेरी कुर्सी पर तबले की तरह धाप देते हुए कहा, तुम्हें मेरी कहानी कैसे लगी? तुम्हें मेरी कहानी कैसी लगी? मेरे बारे में ऑफिस में लोग बहुत कुछ कहते हैं। मेरा नौकर भी तुमसे काफ़ी बातें करता है। वो तुम्हें मानता है। सच सच बताओ, उसने मेरे और गगुल जी के बारे में तुमसे क्या कहा है? मैंने चाहा कि वह मेरे सामने चुपचाप बैठी रहे। जब वह चुप बैठी रहती है तो बिल्कुल रमिया की तरह लगती। खिलौने रंगती, खिलौने तोड़ती, खिलौने तपाती, बड़ी फूली। शकुन के बारे में लोग मुझसे बहुत कुछ कहते थे। टी हाउस में मैं मोहल्ला के साथ बैठा था। बेरा ऑर्डर ले गया था। शीशे की मेज पर शीशे का ग्लास रखा था और जल काम रहा था। टी हाउस जैसे आवाज़ों और आवाज़ों की टकराहटों से गूंज रहा था। चारों ओर उठी दीवारें, बीच में चौकोर लंबे लंबे खंभे और जैसे बाग में बैठी हुई चार चार छः छः कुर्सियों की क्यारियाँ। सब और चेहरे और पैर, केवल त्वरा और गति। एक एक चेहरे पर अनेक अनेक प्रतिछवियाँ, जैसे एक छवि दूसरी छवि से मिलते हुए संकोच का अनुभव कर रही हो और हार मिलने वाला दूसरा व्यक्ति ये जानता हो कि वह अपने पूरे मन से नहीं मिल रहा है। मुझे कल अभिज्ञान शाकुंतलम पर बच्चों के लिए एक टॉक देना है। कहानी के तौर पर कालिदास की कहानी कैसे कही जाए? महेशुआ और रिमिया मेरे मन में है। टी हाउस में रहकर भी जैसे मैं सबसे अलग हो गया हूँ। रम्या पूछती है, क्या है प्रेम? महेशुआ डांटता है, तू क्या करेगी जानकर? दुष्यंत ने शकुंतला से प्रेम विवाह कर लिया। और मैं बहुत देर तक कॉफी के प्याले में सिहरती हुई रेखाओं को देखता रहा। शकुंतला ने दुष्यंत से विवाह कर लिया और मोहल्ला ने मेरी हथेलियों पर हल्का सा दबाव देते हुए कहा, कॉफ़ी ठंडी हो रही है, दूसरी मंगा
दूँ? मैंने कहा, नहीं, ठीक है। सामने की मेज पर एक महिला थी। उजले बाल, सफ़ेद साड़ी, नए नक्श भी सुंदर कहे जा सकते हैं, पर उसकी आंखों में जैसे कहीं दूर, बहुत दूर का कोई दृश्य था। मैंने मोहल्ला से इशारे से कहा, उसे देख रहे हो? वह निश्चिंत रूप से अपने जीवन में बहुत अकेली है। वह अपने बारे में बहुत अधिक सोचती है। मोहल्ला ने चुटकी लेते हुए कहा, उसे देख रहे हो या बगल में? बगल के कोच पर दो लड़कियां थीं। बॉल्ड हेयर, स्कर्ट, सलीका और रूप का आकर्षक चमत्कार। इसके बावजूद उनकी आंखों में गहरी तृष्णा थी। मैंने कहा, ये दोनों उसकी अस्वीकृतियां हैं। मोहल्ला ने जैसे मुंह बिचकाते हुए कहा, अस्वीकृतियां? और फिर उसे कुछ याद आया और मेरे पास कुर्सी खींचते हुए बोला, सुना है शगुन पर डोरे डाल रहे हो? वो 30 के ऊपर होगी यार, है अभी भी काफ़ी दिलेर। और तुम लोग तो, लेकिन छोड़ो, देखो गुगल शास्त्री को फुसला लिया है उसने, पर वह बूढ़े का कायाकल्प करके ही दम लेगी। उससे बोलते तो खूब हो तुम, कहते हुए मोहल्ला की आंखें केवल उसके चेहरे पर नाचती रही, जैसे शतरंज की चालें गोटियों से जानी जाती हैं, वैसे ही मोहल्ला की चाल उसकी आंखों से। मैंने सहज ढंग से कहा, बोलता ही नहीं हूँ, वो मुझे टोक भी देती है। रेडियो में काफ़ी दलदल है तुम जानते हो, पर उसे इसकी फिक्र नहीं है। मोहल्ला ने जोर से हाथों की अंगुलियां चटकाते हुए कहा, हाँ हाँ, मुझे याद आया, वह पत्रकार है, लंबा लंबा गोल चेहरा, बड़ी तीखी आंखें हैं उसकी। वह कह रहा था शगुन आजकल मानव को फंसा रही है। मैंने साफ कर दिया, नहीं नहीं, उसे शकुन की फिक्र नहीं है। पत्रकार कहता रहा कि सिर्फ शकुन की वजह से मानव को टॉक मिलते हैं, नहीं कौन जानता है साले को। टी हाउस में शोर बैठने लगा था। मेरी बगल में कुर्सी पर 4-5 आदमी बैठे थे। वे संकेतों में बातें कर रहे थे। केवल उनका मुंह हिल रहा था, होंठ हिल रहे थे, आंखें चमक रही थी और अंगुलियां हथेलियों पर कुछ अजीब संकेत बना रही थी, जैसे ये सभी गूंगे थे या गूंगे हो जाने के बाद संकेत शैली में बात करने का अभ्यास कर रहे थे। सबकी निगाहें, यहाँ तक कि बैरे भी इधर उधर से घूमकर वहीं आकर खड़े हो जाते। मोहल्ला टी हाउस के कोने वाली बुक स्टॉल पर गया। वहाँ उसने 2 सिगरेटें खरीदी, 1-2 पत्रिकाएं उल्टी और टिट बिट्स की एक प्रति लाकर मेरे सामने रख दी। देखो, मैं कुछ न बोला। मैंने मोहल्ला को पास की कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, भाई तुम पत्रकार, शगुन, जिसे जो कुछ कहना हो कहो, और टॉक में अभी इसी क्षण छोड़ने को तैयार हूँ। तुम पत्रकार से कह देना, मुझे फरमाइशी चीज़ें, यहाँ तक कि जीवन भी पसंद नहीं। मेरी आवाज़ कुछ तेज़ हो गई थी, खींच से मेरा गला सूखने लगा था। अब पूरा वातावरण मुझे ऊब से भरा हुआ लग रहा था। केवल सामने के कोच पर बैठी वो महिला अभी भी अपने बात अतीत में दूर कहीं कुछ खोज रही थी। इस पूरे वातावरण से अलग मैंने मोहल्ला से क्षमा मांगी और बाहर आ गया। घर लौटा, नौकर ने चाय पिलाई। चाय के साथ ही उसने कुछ एक पन्ने मुड़े हुए आगे बैठा दिए। मैं जानता था कि वह कभी कभी कुछ लिखा करता है। एक बार अल्मोड़ा की एक कहानी लिखकर उसने
छापने के लिए मुझे ही दी थी। पर आज कृपाधन कुछ परेशान था। इतनी देर में वो 2-4 बीड़ियाँ पी चुका था। उसकी टोपी उसके चेहरे पर धसी हुई लग रही थी और आंखें अजीब शैतानी भरी थी। मेरी बगल की कुर्सी खींचते हुए उसने कहा, मानव जी, गगुल जी ने 15 रुपये मेरी तनख्वाह से काट लिए हैं। कहकर वह अपनी कोठरी में चला गया। मैंने चाय का प्याला एक तरफ रखा। उसने कागज़ के पन्ने मोड़कर अपने कोट की जेब में रख लिए। मेरे कमरे के सामने ही की छोटी सी कोठरी में कृपाधन रखता था। लक्ष्मी तब उसके साथ थी। कृपा फिर मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में शैतानी की जगह अब उदासी थी। मेरा प्याला धोते हुए उसने कहा, मैं लक्ष्मी को छोड़कर नहीं रहूँगा मानव जी। पहाड़ पर मंजूरी करूँगा, उसे छोड़कर यहाँ क्या मरना। वह गंभीर हो गया। उसके होंठ फटफटाने लगे और अंगुलियों के बीच में धसी हुई बीड़ी बुझ सी गई। उसने कहा, उम्र की कसम मानव जी, उम्र की कसम, सोने की चूड़ी बनाऊंगा लक्ष्मी के लिए। वो पहाड़ पर नहीं रहना चाहती है। 8 साल से गुगुल जी की चाकरी कर रहा हूँ और अब औरत को कहाँ छोड़ूं? आप ही बताइए, बिना औरत के कैसे रहा जाए। कृपाधन बात कहता जा रहा था और टेबल पर अपना हाथ इस तरह खींच रहा था जैसे सिल पर कोई चीज़ पिसी जा रही हो। उसके हाथ के दबाव से एक वृत्त मेज पर बन चुका था। मैंने कहा, ठीक है, गुगुल जी से कहो। नहीं मानव जी, उम्र की कसम, ये शगुन नहीं चाहती। ये नष्टी करेगी, सब नष्टी कर देगी। दिन भर इसकी सेवा, 2 बार रेडियो खाना ले जाना, फिर फिर भी ससुरी शिकायत करती है। गगुल जी तो कहते थे, जाने दो, लक्ष्मी भी रहे। खाती है तो कुछ काम भी तो करती हैं, पर ससुरी नष्टी है। इसके आते ही गगुल जी का झगड़ा चला। ये एमपी थे गगुल शास्त्री। शकुन को कमेटी में नौकरी दिला दी। फिर कमेटी में जब लोगों में बातचीत चली तो गगुल जी ने उसे रेडियो में बिठा दिया। ससुरी बहुत बनती है। कृपाधन जब बोलता है तो बोलता ही जाता है। उसे इस बात की फिक्र नहीं कि कोई कितना जानता है, कितना समझ रहा है और कितनी बातें वह पहले ही कह चुका है। मैंने कृपाधन की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अब रात में सुनूंगा। कृपाधन ने कहा, आदमी आदमी को तो शकुन से मिलते हैं। गगुल जी के एक मित्र है कपिल, दिल्ली में उनकी एक मिल है। रोज मोटर लेकर ही आते थे। गगुल जी खुद उठकर उन्हें अपने पास बिठाते थे। शकुन चाय बनाती थी, फिर सब गप्पे हाँकते थे, बहुत बहुत रात तक। कृपाधन की बातों में अजीब आकर्षण है। मेरा मन ऐसा हो गया है कि कोई भी कहानी सुनने के बाद मैं उसे अंत तक देखना भी चाहता हूँ। कृपाधन अपनी ही बात में तल्लीन था। उसकी पांचों अंगुलियां आकाश में कुछ खोज रही थी। बीड़ी के टुकड़े इधर उधर फैले थे। कृपा ने कहा, इसी नष्टि के कारण अब उनकी दोस्ती छूटी। मैंने ही एक दिन बता दिया, बाबूजी, आपके पीछे कपिल रोज आते हैं। मैंने कनॉट प्लेस में मैंने शगुन के साथ देखा है। मानव जी, टी हाउस की बगल में कपिल जूही की माला शकुन के जूड़े में बांध रहा था। मोटर वहीं रुकी थी। मैं सामने के बगीचे में बैठ गया। गलाट के दरवाजे पर खड़े सरदार ने उन्हें झुककर सलाम किया। एक एक हसीन खूबसूरत लोग मेम बनकर आ जा रहे थे।
रात 12 बजे शराब पीकर शकुन लौटी। ये तो कुछ भी नहीं है मानव जी, मैंने बंद कमरे में भी दोनों को देखा है। मुझे बाहर भेज दिया था एक दिन, मैं जल्दी सामान लेकर लौट आया। दूसरे दरवाजे पर ताला लगा था, पर यह नष्टी। मैंने सच सच सब गुगुल जी से कह दिया। बाबूजी बहुत नाराज हुए, दोनों को बुलाकर खूब खूब फटकारा। कपिल उस दिन सामने बैठे थे। शगुन पीछे के कमरे में रेडियो धरा रही थी और बाबूजी कपिल को डांट रहे थे। तुम मेरे घर में डाका डालना चाहते हो? तुम्हें धन का गुरूर है, मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। कपिल सामने की कुर्सी से फर्श पर आ गया था। शास्त्री जी के पाए ऐसा मत समझिए। शास्त्री जी के पैर पकड़ रहे थे, बोले ऐसा मत समझिए। पर मानव जी, ये सब सिर्फ बात की बात थी। शास्त्री जी को सब पता लग गया था। शाम 6 बजे शगुन आई। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और शगुन को देखते ही चीख उठे, रंडी, बेईमान, नीच, मैं तुझे अपने घर में नहीं देखता, निकल निकल। शास्त्री जी कांपने लगे। उनकी गर्दन और दोनों हाथ बुरी तरह हिल रहे थे और चेहरे पर गहरी घृणा थी। आसपास के लोग जानते थे कि गुगुल जी बड़े आदमी हैं। कोई आया होगा, गलती की होगी, निकाल रहे हैं। पर उस रात भी वह पैर पर गिर पड़ी। उन्होंने ढकेल दिया। मैंने गुगुल जी का हाथ पकड़ा तो मुझ पर भी नाराज हो गए। निकलो निकलो, तुम भी निकलो। मैंने इसी नष्टी को अपने पीछे खड़ा कर लिया और बाबूजी से क्षमा मांगी। रात में ये कहाँ जाएगी। काफी देर बाद यही झगड़ा शांत हुआ। कृपाथन कहता जा रहा था और उसके चेहरे पर एक के बाद एक रंग बन बिगड़ रहे थे। कभी वह शुद्ध होता और कभी व्यंग्य की हंसी हंसता था। इसी ही तीखी हंसी हंसते हुए उसने कहा। कुछ दिन बाद गुगुल जी ने कहा, कृपा जाकर कपिल के दफ्तर में उसे 50 जूते मारो। वह तुम्हें पकड़ा देगा तो मैं देख लूँगा, तुम्हें छुड़ा लूँगा। मैं ऊबता रहा और कृपा करता गया। उस शाम मैं घूमने नहीं गया, अकेले अपने कमरे में जाकर बैठा रहा। शकुन आई। बाहर लॉन पर उसी तरह 2 कुर्सियां रखी थी। क्या कर रहे हो मानव? उसने कहा। मैं जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया और कुछ न बोला। तुमने कुछ सोचा? रात की रानी की ओर मैं देखता रहा। कृपाथन अंदर चाय बना रहा था। गुगुल शास्त्री बाहर थे। लॉन से बाई ओर का बिजली का बल्ब जल चुका था। शगुन कुछ खोई सी थी। उसने बल्ब के नीचे खड़े 1-2 बार खाली मैदान, हरी घास, लाल सड़क और ऊपर का पूरा खुला आकाश देखा और जैसे अपनी तबाही को महसूस करते हुए मेरे पास आ गई। मानव, तुमने सोचा? उसने मेरी कुर्सी थाम ली। इस समय वह न हंस रही थी न उदास थी। उसने आगे कहा, जानते हो गुगुल जी और मेरे बारे में लोग क्या क्या कहते हैं? वह खुद ही बोलती रही, फिर अपनी हथेलियों पर अनामिका से न जाने क्या लिखती और मिटाती रही, जैसे वह सोचती जा रही थी कि आज तक तह किए हुए विचार को एक लंबी चादर की तरह साफ साफ अब बिछा देना जरूरी हो गया है। उसने दीर्घ सांस ली। मानो लोग कहते हैं बूढ़े को फांस लिया है। तुम जानते हो, तुम कुछ नहीं जानते। मैं 15 वर्ष से गुगुल शास्त्री के साथ हूँ। अपने जीवन के दीर्घ 15 वर्ष, आधा जीवन। गुगुल शास्त्री मुझे बेटी कहते हैं सबके सामने। मेरे बराबर उनका लड़का है। हाँ, मेरे बराबर। मेरी एक बहन है, 2 भाई हैं
और मैं सबसे बड़ी हूँ मानव, मैं सबसे बड़ी हूँ। शास्त्री जी न होते तो हम क्या करते नहीं जानते। पंजाब का बंटवारा और उस पीछे छूटे 15 वर्ष। मैं कुछ नहीं जानती, कुछ नहीं जानती। उन्होंने मुझे पढ़ाया, आज मैं एमए हूँ। कमेटी में मुझे लेकर जो तू मैं हुई, वो सब होती रही। उन्होंने ही मुझे नौकरी दिलाई। कल मेरे लिए फिर वो मिनिस्टर को अपना घर पर बुला रहे हैं। छोटी सी दावत है। मेरा बॉस मुझसे कुछ नाराज मालूम देता है। मुझसे नाराज है मेरा बॉस। मैंने शास्त्री जी से कह दिया और कल वह ठीक हो जाएगा। बोलो, मैं ठीक हूँ ना। कृपाधन चाय के प्याले सामने से उठा चुका था। शगुन खोई हुई फिर अलहट हंसी हंस रही थी। नहीं 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 कहता हुआ मैं वहाँ से उठ आया। टी हाउस, चौराहे, खाली लंबी सड़कें, सर से बहती हुई सी एक दो बसें और भीड़ छंटती जा रही हैं। मेरे सामने जामुन के दरख्त पर झुंड के झुंड सुग्गे लदे हुए हैं और मैं चुप हूँ, सबसे अलग, सबसे दूर।